हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच। मैं स्टूडेंट्स का स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेशो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, चैप्टर 10th लेसन फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल 6th स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, इस लेसन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियोज देखेंगे। उससे पहले आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या मैथ्स को मोर स्कोरेबल बनाया जा सकता है और क्या मैं मैथ कॉन्फिडेंट बन सकता हूँ? यस, तो आप बन सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो आपके दिमाग को समझाना पड़ेगा कि मैथ्स इज इजी and I am a maths champion by using learn, apply and practice formula। आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब आप भी मैथ्स चैंपियन बन सकते हैं और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर्स आपके मैथ्स एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि यू कांट बिल्ड अ ग्रेट बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन, है ना। हम लोग अगर हमें बड़ी इमारत बनानी है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारा जो फाउंडेशन रहता है वो स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, इस ये जो लेसन है रेशो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, ये लेसन आपको 6 स्टैंडर्ड में है, 7 स्टैंडर्ड में है, 8 स्टैंडर्ड में है। तो आपको ये जो 6 स्टैंडर्ड का जो आपका बेस है वो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आज के इस लेसन में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियोज देखेंगे। तो इसमें हम इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज अ रेशियो, उसके बाद देखेंगे इक्विवेलेंट रेशियो, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। तो ये जो टॉपिक्स है ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो कोई भी जो दो नंबर्स रहते हैं वो नॉन जीरो इंटीजर्स है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ये जो दो नंबर्स है वो नॉन जीरो इंटीजर्स है। तो इसको हम रेशियो फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जब भी हम इसको प्रपोर्शन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन मतलब क्या? जब इसका न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तब हम इसे क्या बोलते हैं? रेशो। तो ये क्या है? रेशो ऑफ ए एंड बी नंबर्स। ठीक है, तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? A is to B। ठीक है, A is to B और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? A अपॉन B। तो ये क्या है? रेशियो ऑफ टू नंबर से विच आर नॉन जीरोस। ये जीरोस नहीं है। ठीक है, दीज आर द रेशियोज ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स। तो इसको पढ़ा कैसे जा सकता है? पढ़ते कैसे? A is to B। ठीक है, इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब जो पहले a इज टू बी, तो a जो है वो कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। और जो सेकंड है वो कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। अगर मैं इसको लिखती हूँ b इज टू a, तो इसको कैसे लिखेंगे हम फ्रैक्शन फॉर्म में? b अपॉन a। कैसे लिखेंगे हम इसको? b अपॉन a। तो क्यों? क्योंकि b पहले आया है तो वो न्यूमरेटर में आएगा और a सेकंड आया है तो वो कहाँ पे जाएगा? वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल 2/5, ये अगर फ्रैक्शन है तो इसका अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो हम क्या करते हैं? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी 2, 3, 4, कौन सा भी नंबर हो सकता है। तो जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10। तो 2/5 का 4/10 क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
वैसे ही हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशियो लिखना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था। हम और इसका कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से अगर हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। तो ये भी क्या है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें आइदर मल्टीप्लाई करने से मिलता है, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तब मिलता है, या हमें डिवाइड करने से मिलता है। तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके भी मिला सकते हैं और या डिवाइड करके भी हमें मिलता है वो। तो वैसे ही हमें क्या देखना है, इक्विवेलेंट रेशियो देखना है। तो अगर ये नंबर है 2:3, तो इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2/3, है ना। इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2/3, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है वो न्यूमरेटर में आएगा और सेकंड नंबर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट रेशियो लिखना है तो इसको भी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इट कैन बी एनी नंबर। अगर मैं चाहती हूँ कि 11 ले लूं तो हम लोग 11 भी ले सकते हैं। तो 11 2 22, 11 3 33। तो ये बन गया इसका इक्विवेलेंट रेशियो। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो रेशियो फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, 20:33। तो 2:3 का ये बन गया इक्विवेलेंट रेशियो 20:33। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई करके। हमने क्या किया है, यहाँ पे सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर समझो कि मेरा यहाँ पे नंबर है 60:45, 60:45 ये रेशियो दिया हुआ है और इसका मुझे इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ। दोनों कौन से टेबल में है, अगर हमने ठीक से देखा तो 15 के टेबल में है। ओके, तो मैं 15 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ और 15 से इसको डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रही हूँ। तो इसका मुझे अगर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 4 सा 16 को डिवाइड किया 15 से तो 4 आंसर आएगा। वैसे ही 45 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 से तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 3। ओके, तो यहाँ पे ये जो रेशियो फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4:3, है ना। तो कोई भी नंबर, कोई भी रेशो है तो आइदर मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम इसके इक्विवेलेंट रेशोस निकाल सकते हैं। जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे आइदर मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, तो सेम हम क्या करें, इक्विवेलेंट रेशो कैसे निकालेंगे, आइदर मल्टीप्लाई मतलब सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना, या सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके हम उस रेशो का इक्विवेलेंट रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेशो का इक्विवेलेंट रेशो समझ में आया कि इक्विवेलेंट रेशो कैसे निकालते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब क्या होता है, देखो, द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। ठीक है, एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उनका कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना होना चाहिए, 1। उसका हम एग्जाम्पल देके देखते हैं। ठीक है, देखो अभी रेशो है 3:5, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, यस इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है ना। 3 के टेबल में ना 5 है, ना 5 के टेबल में 3 है, ना ही ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब उनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। जब भी
दो नंबर्स में कोई भी कॉमन, कुछ भी चीज अगर कॉमन नहीं होती है तो इसका मतलब है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अभी हम दूसरा देखते हैं एग्जांपल 15/20। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कुछ तो कॉमन है। देखो, अगर 15 और 20 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, अगर हमने डिविजिबिलिटी से डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखी है तो आपको पता होगा कि ये दोनों कौन से किससे डिवाइड होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। दोनों कौन से टेबल में है, 5 के टेबल में है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो इसका रेशो कितना आएगा, 3:4। अभी इसका और हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ना ही 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका HCF अभी 3 एंड 4 का HCF कितना है, 1 है। तो ये बन गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसको आप ऐसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी टेबल्स बोल के भी निकाल सकते हैं। दोनों कौन से टेबल में है, 5 के टेबल में है, तो हम कैसे बोलेंगे, 5 3 जा 50 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, ऐसे भी हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो ये बन गया 3/4। और इसको हम रेशो फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3:4। ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 3/4, और ये हो गया इसका रेशियो फॉर्म। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी हम और कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन भी सीखेंगे। अभी ये जो रूल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आप जब भी रेशो ये लेसन पढ़ोगे तो आपको ये रूल समझना होगा। ठीक है, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर इन द सेम यूनिट। ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वो दोनों जो रेशो होंगे वो कब होगा उसका रेशो, जब भी उनका यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप उसका रेशो ले सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगर सेम यूनिट है तो नो प्रॉब्लम, तो आप उसका रेशो ले सकते हो। लेकिन अगर यूनिट्स अलग अलग है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको उसका रेशो लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि कुणाल का जो वेट है, कुमार का जो वेट है वो है 28 kg। ठीक है, और उसकी बहन तन्वी का जो वेट है, तन्वी का जो वेट है वो है 30 kg। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इनका रेशो निकालना है वेट का। तो हमें बोला गया है कि फाइंड आउट द रेशो ऑफ कुमार वेट टू तन्वीज वेट। तो पहले देखो क्या बोला है, कुमार वेट। तो पहले ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, कुमार का वेट आएगा, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में तन्वीज वेट आएगा। तो कुमार का वेट कितना है, 28 kg। ये किस में है, इसका यूनिट है केजी में। और जो तन्वी का वेट है वो है 30 kg, तो वो भी किस में है, केजी में। तो इन दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। तो दोनों का यूनिट सेम है, इसलिए हम इसका रेशो निकाल सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों के यूनिट प्लेस में क्या है, इवन नंबर है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एप्लीकेबल है। तो 2 17 सा एंड 2 15 सा। फिर उसके बाद ये फिर से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि इनका HCF जो है वो 1 आता है। ठीक है, और यही इनका सिंपलेस्ट, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसका रेशो, इनके वेट का रेशो क्या आ जाएगा, 17:15। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, लेकिन अभी समझो सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं कि फाइंड रेशो ऑफ 1.5 मीटर टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमें इसका रेशो फाइंड आउट करना है, 1.5 मीटर टू 60 सेंटीमीटर। देखो, जो पहले नंबर आया है 1.5 मीटर, तो ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में,
और नीचे क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेकिन हम इसका रेशो ऐसे निकालेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि एक का जो यूनिट है वो है मीटर में और दूसरा का जो यूनिट है वो क्या है? सेंटीमीटर में। तो ये दोनों जो यूनिट्स है वो अलग है। तो पहली हमारी प्रोसीजर क्या रहेगी? हमें इन दोनों को क्या करना है? सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। आइदर आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, या दोनों सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक है, तो हम पहले मीटर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मीटर इज इक्वल टू, हमें पता है 1 मीटर मतलब कितना रहता है? 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 1.5 मीटर मतलब कितना रहेगा? 1.5 मीटर मतलब रहेगा 150 सेंटीमीटर। कितना रहेगा वो? 150 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर की जगह हम लिखेंगे 150 सेंटीमीटर और ये नीचे आएगा 60 सेंटीमीटर। अभी दोनों का यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर मतलब सेम है, तो हम इसका रेशो ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हमें क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गए 0 0 कट हो गए, मतलब 10 से डिवाइड हो गया। तो अभी 6 एंड 15 है ना, तो दोनों कौन से टेबल में है? 3 के टेबल में है। तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। तो इसका आंसर आ गया 5/2। अभी इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकल सकता, है ना। तो इसका HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब ये इसमें कोई भी अभी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब कौन सा कॉमन फैक्टर है? 1 ही है। तो वही इसका आंसर होगा। दिस इज द लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका हम लिखेंगे रेशो फॉर्म में 5:2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जब भी आप रेशो करोगे, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका यूनिट जो है वो हमें सेम करना है। चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, केजीज में हो, लीटर्स में हो, तो आपको वो कन्वर्जेंस भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको वो भी लर्न करना पड़ेगा कि हाउ टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर, केजीज इंटू ग्राम्स, ग्राम्स इंटू केजीज, है ना। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू कंपेयर द रेशियोज। अभी हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। जैसे फ्रैक्शन में हमने कंपैरिजन सीखी कि ये फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है। सेम वैसे ही हमें क्या करना है? रेशियोज को भी कंपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन रेशियोज मतलब क्या रहता है। फ्रैक्शन फॉर्म में ही हम इसको लिखते हैं। ठीक है, 5:6, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5/6, है ना। सेम 3:4, तो 3:4 को कैसे लिखेंगे? 3/4। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हो गए फ्रैक्शन फॉर्म में। तो अभी हमें क्या करना है? इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो इसके जो डिनोमिनेटर है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, है ना। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 6 और इसका डिनोमिनेटर है 4। तो पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है कि हमें इसके डिनोमिनेटर जो है वो क्या करने पड़ते हैं? इक्वल करने पड़ते हैं। और वो कैसे इक्वल करने पड़ते हैं? बाय फाइंडिंग आउट। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है हमें? उसका एलसीएम। एलसीएम निकाल के हम इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या करना है? हमें कॉमन करना है, सेम करना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा इसका एलसीएम? ठीक है, तो इसका एलसीएम फाइंड आउट करने की ये भी मेथड है, 6 और 4। ठीक है, तो 6 कौन से टेबल में? 2 के, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 3 कौन से भी टेबल में नहीं है, तो 3 1 जा 3 आ गया। फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे 2 2 1 जा 2। ठीक है, तो इसका एलसीएम ये यहाँ पे जो आता है वो उसका एलसीएम होता है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 × 2, मतलब कितना आ गया? 12। इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। ओके, 12 इसका एलसीएम है। तो यहाँ पे अगर हमें 12 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर में यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, तो 6 2 जा 12, तो 2 से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
सेम यहाँ पे 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 4 3 सा 12, तो यहाँ पे 3 से किया, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 2 सा 10, 6 2 सा 12, 3 3 सा 9 एंड 4 3 सा 12। अभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है, 12 12। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 10/12 इज बिगर, है ना, 10/12 इज बिगर, मतलब 5/6, ये जो रेशो है 5:6, दिस इज ग्रेटर देन 3:4, तो ये इससे बड़ा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले उसका एलसीएम फाइंड आउट किया, फिर क्या किया, जो बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है, तो वो जो फ्रैक्शन बड़ा है वो क्या है, वो रेशो भी बड़ा है। ठीक है, तो आप इस डिवीजन मेथड से भी इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 5 4 जा, मतलब इस डिनोमिनेटर से यहाँ पे इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ 4 से। ठीक है, और दूसरे मेथड यहाँ पे क्या करना है, हमें 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है, तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 4 20, 6 4 24, एंड 6 3 18, एंड 6 4 24। तो यहाँ पे भी 20 बड़ा है ना, ये न्यूमरेटर इज बिगर, 20 इज ग्रेटर देन 18, तो ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 5:6, दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 3:4। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है कि आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करके, एलसीएम ऐसे फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी इसका जो कंपैरिजन वाला जो है उसका डिनोमिनेटर आप सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं टू फाइंड आउट द एलसीएम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी कंपैरिजन। तो कंपैरिजन मतलब हम क्या करेंगे, उसका उसका न्यूमरेटर चेक करते हैं। जब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें कंपैरिजन किसके साथ करनी है, उसका न्यूमरेटर चेक करना है। तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वो जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, तो जो फ्रैक्शन बड़ा है वो ऑब्वियसली रेशो भी क्या है, बड़ा है। ठीक है, अभी आपका सवाल होगा कि ये रेशियो एग्जैक्टली यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पे उसको हमें यूज करना है। तो अगर पहली तो चीज है कि जहां पे भी कंपैरिजन है कि किसको कितना दिया, उसका शेयर कितना है, तो ये कंपेयर करने के लिए हम रेशो जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम सम दिया हुआ है कि डिवाइड ₹1250 बिटवीन मयंक एंड इशिता इन द रेशो 3:2, है ना। तो इनको रेशो में डिवाइड करना दिया हुआ है कि कितना पार्ट दिया हुआ है, कि मयंक को कितना पार्ट दिया हुआ है, 3 पार्ट दिया हुआ है, और इशिता को कितना पार्ट दिया हुआ है, 2 पार्ट दिया हुआ है। लेकिन वो कितने रुपीस दिए वो हमें नहीं पता है, हमें रेशो फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमें टोटल रुपीस पता है कि कितने रुपीस है, 1250। तो इन इस रुपीस को हमें क्या करना है, रेशो फॉर्म में डिवाइड करना है। मतलब मयंक को कितने रुपीस मिले और इशिता को कितने रुपीस मिले, ये हमें निकालना है। लेकिन हमें वो रुपीस नहीं दिए हुए, हमें क्या दिया हुआ है कि वो कितने रेशो में बटे हुए, है ना। तो उसको कितना पार्ट गया, कितना हिस्सा गया, तो 3 पार्ट्स जो है वो मयंक को गए और 2 पार्ट्स जो है वो इशिता को गए। तो हम उनके शेयर्स निकालेंगे कि इसमें से मयंक का शेयर कितना है, कितने रुपीस मयंक को मिले और इशिता को कितने रुपीस मिले, क्योंकि यहाँ पे रुपीस नहीं दिए हुए, यहाँ पे हमें रेशो दिया हुआ है। तो इस रेशो से हम क्या करेंगे, उनके रुपीस निकालेंगे कि मयंक को कितने रुपीस मिले एंड इशिता को कितने रुपीस मिले। ठीक है, हमें टोटल रुपीस पता है, टोटल रुपीस कितने हैं, 1250 है। और हमें क्या पता है, दूसरी चीज हमें रेशोज पता है, तो इस रेशोज का हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रेशो टर्म, सम ऑफ रेशो टर्म। ठीक है, जो टर्म से इस रेशो में उनकी सम निकालनी है, कितनी है, 3+2, मतलब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अभी हमें इनके शेयर्स निकालने, ये बहुत इजी है। तो मयंक का शेयर, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मयंक एंड इशिता बोले तो मयंक फर्स्ट है,
तो थर्ड जो है 3 नंबर है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा? मयंक का। और इशिता का कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो मयंक शेयर कितना आ जाएगा? मयंक शेयर कितना है? 3 आउट ऑफ टोटल कितनी है? 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स किसको मिले हैं? मयंक को मिले हैं। और रुपीस कितने हैं? 1250। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है 3/5 इंटू 1250। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी? डिवीजन, क्योंकि 5 कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में, और ये कहाँ पे है? न्यूमरेटर में 1250। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0। ओके, तो ये हो गया 250। तो अभी क्या करना है? 3 इंटू 250। 3 इंटू 250 मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 750। 3 इंटू 250, तो 750 ये किस में आ जाएगा? अभी इसका यूनिट क्या है? रुपीस है। जब भी रेशो होता है तो उसका यूनिट नहीं होता है, जब हम निकालते हैं तो उसका यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 750 रुपीस किसको मिले हैं? मयंक को मिलेंगे। तो वैसे ही हम क्या करेंगे? इशिता का भी निकालेंगे। इशिता शेयर कितना है? इशिता शेयर, तो इशिता का शेयर कितना है? 2 आउट ऑफ 5 है ना। टोटल टोटल जो ये सम है, सम रेशो टर्म कितनी है? 5 है इसमें से। ओके, आउट ऑफ 1250। तो इसका शेयर हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा 250। नाउ 2 इंटू 250, 2 इंटू 250 कितने रुपीज जाएंगे? 500 रुपीज। तो यहाँ पे आपने देखा कि मयंक को मिले हैं 750 रुपीज, और इशिता का शेयर कितना है? 500 रुपीज। तो अगर आप इसके एडिशन करोगे 750 प्लस 500, इफ यू एड इट, अगर आप ऐड करे थे तो आपको मिलेगा 1250। तो ये वही आना चाहिए, है ना। टोटल रुपीस वही थे ना, 1250। तो इसमें से मयंक का शेयर है 750 रुपीज और इशिता का शेयर है 500 रुपीज। आई होप कि आपको समझ में आया है। तो हमने इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया? हमने पहले देखा कि व्हाट इज रेशो, रेशो मतलब क्या है। उसके बाद हमने सीखा इक्विवेलेंट रेशो, कि इक्विवेलेंट रेशो कैसे निकाला जाता है। जैसे उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है आइदर, या डिवाइड करना है। फिर हमने क्या देखा? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं? जब भी हम उसको कट कट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तो उसका जो एचसीएफ निकलता है लास्ट में, तो उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मतलब उसके बाद उसकी और डिवीजन नहीं होगी, तो उसे बोला जाता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसकी कंपैरिजन कैसे की जाती है। जब भी रेशोज की कंपैरिजन की जाती है तो पहले हमें क्या करना है? उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद उसके जो डिनोमिनेटर रहते हैं वो हमें क्या करने हैं? इक्वल करने हैं। फिर उसके बाद उनके न्यूमरेटर हम कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो रेशो मतलब होता क्या है, और इस टाइप के आपको एग्जांपल्स आएंगे एग्जाम में। तो उस रेशो को, उसको डिवाइड करके उसका आंसर कैसे निकालना है। रुपीस है तो रुपीस हो सकता है, यहाँ पे वेट हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है जिसका आपको रेशो दिया जाएगा और उसकी प्रॉपर वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स। तो चियर्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू।